वो कैसे ऐसा कर सकता है? 3 साल के रिश्ते को 3 पल में तोड़कर वो किसी और के साथ चल दिया। रिया खुद को संभालने की जितनी कोशिश करती उतना ही उसका गुस्सा आकाश के लिए बढ़ता जा रहा था। आज शाम को हर रोज की तरह जब वो मिलने आया तो उसने रिया से साफ कह दिया था, मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ रिया, पर अपने भविष्य की भी चिंता है मुझे। आकांक्षा का परिवार बहुत पैसे वाला है, राजकुमारी है वो अपने घर की, उसके साथ शादी करूंगा तो मेरा भी जीवन बदल जाएगा। तुम सिर्फ मुझे प्यार दे सकती हो, वो दौलत और नाम नहीं जो आकांक्षा के पास है। वो पहले दिन से मेरी ओर खींचती चली आ रही है और ऐसा मौका मैं खुद भी छोड़ दूं तो बेवकूफी होगी। तुम भी जीवन में आगे बढ़ना। यदि तुम्हारा परिवार थोड़ा भी सक्षम होता तो शायद मैं अपने इस प्यार को शादी तक जरूर ले जाता, परंतु तुम्हारे साथ मेरा कोई भविष्य है ही नहीं। इन 3 सालों को तुम एक पुरानी याद समझकर भूल जाना और आगे बढ़ना। इतना कह के आकाश वहां से चला गया। रिया बूंद बनी खड़ी रह गई। प्यार को खो देने से ज्यादा उसे दुख इस बात का था कि आकाश ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि उसका परिवार बिखरा हुआ है। कुछ देर वो वहीं पार्क की बेंच पर बैठी रही, फिर उठकर चल दी। घर पर आज माँ और छोटी बहन प्रिया भी नहीं थी, ऐसे में उसका मन घर जाने को भी नहीं था। वो रास्तों पर ऐसे ही भटकती अपने आप को संभालने की कोशिश करती रही। तभी अचानक उसे सामने होटल नजर आया। ये वही जगह थी जहाँ एक पार्टी में वो आकाश से पहली बार मिली थी। उसके कदम खुद ब खुद होटल की तरफ बढ़ गए। अंदर जाकर वो एक कोने की टेबल पर बैठ गई, पर मन में तो जैसे बीते पलों का भूचाल आ गया था। उसके साइड की टेबल पर एक लड़का अकेला बैठा कुछ पी रहा था। तभी एक वेटर ने वहां आकर पूछा, मैडम आप क्या लेंगी? रिया तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। जब वेटर ने दोबारा पूछा तो उसने बिना सोचे उस लड़के की तरफ दिखा के वेटर को कह दिया, सेम। कुछ देर बाद वेटर उसकी टेबल पर एक ग्लास में कुछ रख के चला गया। साइड टेबल पर बैठा लड़का उसकी तरफ देख के हंस दिया और बोला, आप ये पिएंगी? रिया ने गुस्से से कहा, आपको कोई प्रॉब्लम है? लड़का फिर से हंस दिया, लगता नहीं है आपको देख के कि आप ये पी सकती है। रिया जो पहले से ही अपने अंदर तूफान लिए बैठी थी, गिलास उठा के वो ड्रिंक पी गई। उसे वो ज्यादा पसंद तो नहीं आया, पर लड़के ने जैसे उसे देख के मजाक उड़ाया वो उसे और बुरा लग गया था। उसने गुस्से में अपना गिलास खत्म किया और वेटर को बुला के कहा, 1 मोर प्लीज। लड़का उसे देख के स्तब्ध था। उसने भी वेटर को बुला के कहा, 2 मोर। उन दोनों के बीच जैसे कोई खेल चल रहा था। रिया अपने गुस्से में दूसरा गिलास भी पूरा खत्म कर गई और लड़के की तरफ गुस्से से देखती हुई बिल पे करके जाने लगी। उठते ही उसके कदम लड़खड़ा गए और सिर चकराने लगा। वो गिरने ही वाली थी, तभी उस अजनबी लड़के ने उसे गिरने से बचा लिया और गुस्से से बोला, जब संभाल नहीं सकती तो पीने को किसने कहा था? रिया जो अब होश खोने सी लगी थी संभल कर आगे बढ़ने के लिए उठी, परंतु तभी ड्रिंक की बेचैनी से उसने वहीं उल्टी कर दी। लड़के के सारे कपड़े खराब हो गए और रिया भी तब तक बेसुध होकर उसकी बाहों में गिर गई। लड़का गुस्से में वेटर को बुला के बोला, मेरे लिए इस होटल का सबसे शानदार स्वीट बुक करो, अभी की अभी। 10 मिनट बाद वो रिया को लेके रूम में आया। रिया को सोफे पर लिटाकर खुद बाथरूम में जाके नहाने लगा। सारे कपड़े खराब हो चुके थे। उस पर भी ड्रिंक्स का नशा चढ़ने लगा था, पर वो सोने से पहले खुद को साफ कर लेना चाहता था। जैसे ही वो नहा के बाहर आया, रूम में उसे फिर से बदबू आने लगी। तभी उसका ध्यान गया कि रिया अब भी वही कपड़े पहनी थी और वैसे ही बेसुध पड़ी थी। लड़के ने जिसका नाम ऋषभ था जाके उसे उठाने की कोशिश की, पर रिया ने कुछ नहीं सुना। ऋषभ ने कुछ और रास्ता न देखकर रिया को सीधे बाथरूम में ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। सिर पर ठंडा पानी पड़ते ही रिया को कुछ होश आया, परंतु वो खुद को संभाल पाने की स्थिति में नहीं थी। ऋषभ ने उसे झकझोर के कहा, तुमने खुद की क्या हालत कर ली है? मैं बाहर जाता हूँ, तुम ये कपड़े बदल कर बाहर आ जाना। ऋषभ बाहर रूम में आया और बेड पे आके सो गया। उसने भी रिया को उकसाने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही पी ली थी। थोड़ा और पानी सिर पे गिरा तो रिया थोड़ा होश में आई। उसने शावर बंद किया और कपड़े बदलने के लिए कुछ देखने लगी। वहां सिर्फ एक बाथरोब था जिसे पहन के वो बाहर आ गई। सिर अब भी घूम रहा था, उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। वो आके बिस्तर पर लेटी और सो गई। सुबह के 10 बजे रिया की नींद खुली। पूरा बदन दर्द से जकड़ रहा था और सिर फटा जा रहा था। उसने आंखें खोली तो देखा वो उस अजनबी लड़के की बाहों में सिमटी हुई थी। वो लड़का अब भी गहरी नींद में सोया था। खुद की अवस्था देख के वो ये समझ गई कि रात को उस नफरत और गुस्से के तूफान में उसने अपनी मर्यादा से आगे बढ़कर एक अजनबी को खुद को सौंप दिया है। वो फटाफट से उठी, रिसेप्शन पर फोन करके खुद के लिए एक जोड़ी कपड़े ऊपर रूम में भिजवाने को कहा। वो लड़के के जागने से पहले वहां से निकल जाना चाहती थी। वो बाथरूम से जैसे ही नए कपड़े पहन के बाहर निकली, ऋषभ को सर पकड़ के बिस्तर पर बैठा पाया। वो बाहर जाने के लिए आगे बढ़ी तो ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लिया और सर झुका के उससे पूछा कि कल रात क्या हुआ।
रिया उसे असमंजस में देख के समझ गई कि इस लड़के को भी शायद ड्रिंक के नशे के कारण कुछ याद नहीं है। उसे सोचता देख के ऋषभ ने फिर कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, कल रात क्या हुआ है? तुमने बाहर मुझ पर उल्टी कर दी थी, मैं खुद नशे में था और तुम बेहोश हो चुकी थी। मैं तुम्हें यहाँ लेके आया और खुद नहाने के बाद तुम्हें शावर के नीचे छोड़ के आके सो गया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है क्या हुआ। रिया को उसकी आंखों में सच्चाई नजर आई। किसी को दोष देने का कोई फायदा नहीं था, जो होना था वो हो चुका था। उसने लड़के की तरफ मुस्कुरा के कहा, मेरा स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, तुम खुद को ज्यादा लकी मत समझो। कल तुम कुछ करने की हालत में नहीं थे, थोड़ा कम पिया करो। इतना कह के रिया रूम से निकल गई। ऋषभ जब तक उसकी बात समझ पाता वो जा चुकी थी और जाते जाते ऋषभ का मजाक बना के चली गई थी। ऋषभ ने गुस्से में आके बेड पर से पिल्लो और चादर उठा के फेंक दिए। उसकी नजर अचानक बेड पर पड़ी, वहां चादर पर पड़ा दाग रिया की मासूमियत की अलग गवाही दे रहा था। ऋषभ भौचक रह गया। रिया उसे बिना दोष दिए चली गई, जबकि नशे में गलती तो उससे हो गई थी। रिया का यूं बिना कोई सवाल किए चले जाना ऋषभ के लिए अनसुलझी पहेली बन गया। ऋषभ का फोन तभी टेबल पर पड़ा बज उठा। उसने फोन उठा के कहा, हाँ मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। रिया भी होटल से बाहर आके सीधा अपने घर चली आई। उसकी माँ छोटी बहन के साथ 3 दिन के लिए बाहर गई हुई थी। रिया ने घर आके नहा के तैयार हुई और जल्दी से अपने ऑफिस जाने के लिए निकल गई। ऑफिस पहुंचते ही उसे उसकी सबसे पक्की सहेली निशा मिल गई। निशा ने रिया को गौर से देखा और पूछा, क्या बात है? आखिर आकाश को 3 साल बाद प्रतीक्षा का फल मिल ही गया। रिया ने आश्चर्य से पूछा, क्या बोल रही है? निशा हंसते हुए उसके पास आई और अपना स्कार्फ उसके गले पे बांधते हुए धीरे से उसके कान में बोली, प्यार का निशान दिख रहा है। रिया घबरा के फटाफट स्कार्फ को गर्दन पर अच्छे से बांध ली। निशा उसकी प्रतिक्रिया देख के जोर से हंस दी और पूछने लगा, बताना रिया क्या हुआ कल आकाश और तेरे बीच? रिया ने निशा को देखा, फिर प्यार से बोली, उस गधी ने मुझे कल लात मार दी है और कोई रईसजादी के पीछे मुझे छोड़ के चला गया है, इसलिए आप ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए। निशा का मुंह खुला का खुला रह गया। 5 मिनट संभलने के बाद वो फिर रिया के पास आकर बोली, तो फिर तेरे गले पर ये निशान कैसे आए? रिया उसे देखकर मुस्कुरा दी और बिना कुछ कहे अपने फाइल्स खोलकर काम करने लगी। रिया ने निशा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर वो सोचने लगी कि सच में कौन था वो। ना नाम पूछा, ना कुछ कहा, लेकिन अपने जीवन की स्त्री होने की सबसे अमूल्य धरोहर उसे सौंप आई। बचपन से उसने एक ही बात सीखी थी, हिम्मत नहीं हारनी। वक्त कैसा भी इम्तिहान ले, लेकिन मजबूती से उसका सामना करना है। इसलिए ना आकाश का विश्वासघात, न ही कल रात को उस अजनबी का साथ उसे तोड़ सकता था। रिया थी ही ऐसी, दिखने में बेहद भोली, नीली गहरी आंखें, कमर तक झूलते रेशमी सीधे बाल, अच्छी कदकाठी, गोरा वर्ण, किसी की भी नजर उस पर देखते ही ठहर जाए। चेहरे पर बच्चों सी मासूमियत, लेकिन मन पत्थर सा मजबूत। चाहे जैसे तूफान आए हैं उसके जीवन में, आगे बढ़ना ही तो सीखा था उसने अपने सारे विचारों को एक तरफ झटक दिया और फिर से काम में लग गई। वो शहर के सबसे बड़े फाइनेंस कंपनी में अकाउंट सेक्शन में काम करती थी। अभी स्नातक हुए उसे 1 ही साल बीता था और तब से ही वो इसी फर्म में काम करने लगी थी। शाम 4 बजे ऑफिस के सभी लोगों को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया गया। रिया भी निशा के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आ गई थी। सभी एक दूसरे से जानना चाह रहे थे कि सबको यहाँ क्यों बुलाया गया है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। थोड़ी देर बाद कंपनी के मैनेजर कॉन्फ्रेंस रूम में आए और सबको संबोधित करते हुए कहने लगे, आज आप सब लोगों को एक खुशखबरी देनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों ने ये निश्चय किया है कि आज से हमारे यहाँ हमारे कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर श्री ऋषभ कपूर कार्यभार संभालेंगे। वे अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटे हैं। आइए हम सब उनका तहे दिल से स्वागत करें। ऋषभ कपूर जैसे ही रूम में आया, रिया उसे देख के शोकर रह गई। ये यहाँ। निशा उसकी बात सुनकर बोली, धीरे बोल रिया वरना सुन लेगा वो। तू जानती है क्या उसे? रिया ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहां से उठ के बाहर अपने रूम में आ गई। उसे निकलते हुए ऋषभ ने भी उसे देख लिया था। उसने अपने सहायक जतिन से आंख से कुछ इशारे से कुछ कहा। जतिन ने सर हिलाया और वहां से निकल गया। आधे घंटे बाद ऋषभ के केबिन पर किसी ने नॉक किया। कम इन। जतिन अंदर आया और बोला, सर उसका नाम रिया है, पिछले 1 साल से हमारी कंपनी में काम करती है। बीजे कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक है। एसआर इंश्योरेंस कंपनी के मालिक रंजीत सिंह की पहली पत्नी से बड़ी बेटी है। रंजीत सिंह ने 18 साल पहले अपनी पत्नी और 2 बेटियों रिया और प्रिया को छोड़कर अपने सेक्रेटरी से दूसरी शादी कर ली थी। तब से ये तीनों रजत नगर के एक छोटे से घर में रहती है। बहुत मुश्किलों का सामना किया है इन तीनों ने रंजीत सिंह के कारण। इस दफ्तर में निशा इसकी बेस्ट फ्रेंड है। सर और कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे 1 दिन का समय दीजिए। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गया।
ऐसे ही एक महीना निकल गया। ऋषभ अपनी कंपनी के सभी लोगों के काम को बहुत बारीकी से देख रहा था। 28 साल की उम्र में उसने व्यापार की यही सब बारीकियां सीखी थी और अपनी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाने के लिए प्रतिबद्ध था। इस एक महीने में कई बार आते जाते उसकी नजर रिया पर पड़ी, लेकिन वो दोनों ऐसे रहते जैसे एक दूसरे को पहचानते ही ना हो। सोमवार को अकाउंट सेक्शन के हेड मिस्टर खन्ना ऋषभ से जाकर मिले और कंपनी द्वारा किए जा रहे खर्चों का ब्यौरा उन्हें दिया। कंपनी द्वारा कुछ प्रोजेक्ट्स पर बहुत खर्च किया जा रहा था। ऋषभ को उन सब की डिटेल चाहिए थी। खन्ना ने बताया कि ये सब रिया देखती है, मैं अभी उसे बुला देता हूँ। ऋषभ ने सिर्फ हूँ कहा और फिर अपने काम में लग गया। 10 मिनट बाद रिया ऋषभ के केबिन में आई। ऋषभ ने एक बार उसे देखा और खन्ना से कहा, आप जा सकते हैं। रिया को बैठने का इशारा किया और उसे सभी प्रोजेक्ट्स पर किए जा रहे खर्चे और उनका सब हिसाब शाम तक देने को कहा। रिया ने कहा, सर अभी 18 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनकी सब डिटेल्स बना के देने में मुझे कम से कम 10 दिन का समय लगेगा। ऋषभ ने कहा, मुझे लगा आपको काम करना आता है। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सर काम करना तो आता है, लेकिन हर काम करने में कुछ समय तो लगता है। आप मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगी। ऋषभ ने कहा, ठीक है, मैं आपको अगले सोमवार तक का समय देता हूँ। तब तक आपको हर प्रोजेक्ट शुरू होने से अब तक के खर्चे का पूरा ब्यौरा और आगे लगने वाले हर खर्च की डिटेल्स एक प्रेजेंटेशन में तैयार करके दिखानी है। यदि तब तक काम नहीं हुआ तो आप दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए। रिया ने गुस्से से कहा, ओके सर, और रूम से बाहर आ गई। गुस्से में भुनभुनाती हुई वो अपनी जगह आकर बैठ गई और सोचने लगी कैसे सब करना है। शाम के 6 बज चुके थे, पर उसके काम का अभी तक लेआउट तैयार नहीं हुआ था। वो फिर से काम में लग गई। निशा ने आकर कहा, चलना नहीं है क्या आज? तो उसने उसे सब बताया और कहा, शायद मुझे ये पूरा सप्ताह देर तक काम करना पड़ेगा। निशा ने उसकी मदद करने रुकने कहा तो उसने मना कर दिया और खुद काम में जुट गई। रात के 09 बज चुके थे। उसका घर ऑफिस से 10 किमी दूर था। उसे निकलना ही था, वरना उस रूट की आखिरी बस भी छूट जाएगी। वो जल्दी जल्दी अपना सामान समेटकर बाहर निकली तो उसे ऋषभ भी जतिन के साथ बाहर निकलता हुआ मिल गया। रिया को देखकर ऋषभ बिना उसकी ओर ध्यान दिए आगे बढ़ गया। रिया को ऋषभ पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके कारण ही आज उसे निकलने में इतनी देर हो गई थी। वो ऑफिस के बाहर आके बस का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में बस आ गई और वो उसमें बैठकर चली गई। रोड की दूसरी तरफ ऋषभ अपनी कार में बैठा देख रहा था। रिया जब चली गई तो वो भी अपने घर की ओर निकल गया। अगले दिन रिया सुबह 8 बजे ही ऑफिस आकर अपने काम में जुट गई और फिर उसी तरह रात के 09 बजे तक काम करती रही। निकलते समय आज फिर उसे ऋषभ और जतिन दिखे, लेकिन वो भी बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई और बस स्टॉप पर जाकर बस का इंतजार करने लगी। कल ही की तरह आज भी ऋषभ उसके चले जाने तक रोड के दूसरी तरफ अपनी कार से उसे जाने तक देखता रहा और फिर अपने घर निकल गया। यही क्रम शनिवार तक चलता रहा। इतने समय में ऋषभ हर दिन ये देख पा रहा था कि रिया अपना काम कितना मन लगाकर करती है। थकान रिया के चेहरे पर दिखने लगी थी। उसका खिला खिला चेहरा इतने ज्यादा काम के कारण मुरझा से गया था। रात को भी वो घर ले जाकर काम कर रही थी, इस कारण पिछले कुछ दिनों से उसकी रात में भी 2-3 घंटे से ज्यादा नींद पूरी नहीं हुई थी। रविवार को भी रिया ऑफिस में आके काम करती रही। उस दिन ऋषभ ऑफिस नहीं आया था। शाम को ऋषभ को अचानक से कुछ काम करते हुए रिया का चेहरा ध्यान आ गया। उसे लगा शायद आज भी वो रोज की तरह ऑफिस गई होगी। वो अपने घर के ही कपड़ों में कार चलाकर कंपनी तक पहुंचा। वॉचमैन ने बताया कि है ऑफिस खुला है, एक मैडम काम कर रही है। ऋषभ को अपने सख्त रवैये पर बहुत बुरा लगा। वो जल्दी से ऊपर आया और रिया के सेक्शन की तरफ गया। उसने वहां जो देखा वो देखकर उसे हंसी आ गई। रिया अपने कंप्यूटर टेबल पर सर रखकर सो गई थी। ऋषभ उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा। इतना भोलापन और मासूमियत। उसका मन किया वो ऐसे ही रिया को देखता रहे। तभी उसकी जेब में रखा फोन बज उठा और उसकी आवाज से रिया भी चौंक कर उठ गई। फोन पर बात करते हुए ऋषभ को उसने देखा तो उसे इग्नोर करके वो फिर से अपने काम में लग गई। ऋषभ फोन अटेंड करके जैसे ही पीछे मुड़ा, रिया को काम करता हुआ पाया। रिया ने जब देखा कि ऋषभ अब फोन पर बात नहीं कर रहा है तो उसने पूछा, सर कुछ काम था आपको? आप इस वक्त यहाँ? ऋषभ कुछ सोच नहीं पाया और जल्दी से बोला, ये मेरा ऑफिस है मिस रिया, यहाँ आने के लिए मुझे आपकी परमिशन की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ आया और आपको आराम से सोते हुए यहाँ देखा। ऋषभ की ऐसी बात सुन के रिया का मन खराब हो गया। वो पिछले 7 दिन से कितनी मेहनत से काम कर रही है वो नहीं दिखा, लेकिन उसका थकान के कारण झपकी लग जाना दिखा। रिया ने खुद को संयमित किया और कहा, जी सर, पिछले 07 दिन से आपके द्वारा दिए गए काम को करने के कारण मैं 2-3 घंटे से ज्यादा सो नहीं पा रही हूँ। हर दिन सुबह 8 बजे से आकर रात के 9 बजे तक लगातार काम कर रही हूँ। आज भी सुबह 8 बजे से लगातार काम ही कर रही थी, पर आपको शायद वो सब नहीं दिखा।
ऋषभ को अपनी गलत बात पर बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो बॉस था। उसने कहा, आप चाहे तो घर जाकर आराम कर सकती है, कल की जगह परसों प्रेजेंटेशन दे सकती है। रिया ने कहा, नहीं सर, या तो कल तक ये काम पूरा होगा या मेरा रेसिग्नेशन। ऋषभ गुस्से में वहां से निकलकर अपने केबिन में आकर बैठ गया। रिया रात के 9 बजे तक काम करती रही। तभी उसके केबिन पर नॉक करके जतिन अंदर आया और एक पार्सल खाने का उसकी टेबल पर रखकर उसे पहले खाना खाने के लिए कहा। रिया ने उससे पूछा, आप यहाँ कैसे जतिन, और ये खाना आप क्यों मंगवाए हैं मेरे लिए? जतिन ने कहा, बॉस का ऑर्डर था, आप खाना खा लीजिए प्लीज, और ऑफिस की गाड़ी आपको जाते समय घर छोड़ देगी, मैंने ड्राइवर को कह दिया है। रिया ने कहा, क्या ये भी आपके बॉस का ऑर्डर है? जतिन बिना कुछ कहे आगे केबिन से बाहर चला गया। रिया ने फटाफट खाना खाया और फिर काम में लग गई। रात के 11 बजे जाकर उसका काम पूरा हो गया। उसने ड्राइवर को फोन करके निकलने के लिए बोला और अपने घर निकल गई। ऋषभ तब तक अपने केबिन में ही था। जैसे ही ड्राइवर ने उसे फोन करके बताया कि वो मैडम को लेकर निकल गया है, ऋषभ भी अपने घर के लिए निकल गया। अगले दिन रिया सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंची और 10 बजे प्रेजेंटेशन के लिए तैयार कॉन्फ्रेंस हॉल में आ गई। रूम में मिस्टर खन्ना और ऋषभ ही थे। उसने सारे फाइनेंशियल बिल्स, अभी तक हर प्रोजेक्ट पर हुए सारे छोटे से छोटे और मेजर खर्चों का बहुत बारीकी से डिटेल्ड ब्यौरा प्रस्तुत किया। उसने ये भी बताया कि किस जगह कितना ओवर बजटिंग हो चुकी है और कितना काम बाकी है जिसमें और कितना बजट लगने वाला है। साथ ही उन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर खर्चे की सारी भरपाई कितने महीनों में हो जाएगी और कितने समय बाद कितना मुनाफा होना शुरू होगा। ऋषभ उसकी समझ से और कार्यशैली से बहुत प्रभावित हुआ और उसने खुले दिल से उसकी तारीफ भी की। इतने दिन से जो दोनों के बीच एक अनसुलझी गांठ पड़ी हुई थी वो अब खुलने लगी थी। रिया को भी इतने सपोर्ट से ऐसा महसूस हुआ कि उसकी इतने दिन की सारी मेहनत सफल हो गई। ऋषभ ने रिया को 2 दिन की छुट्टी दे दी और रेस्ट करने कहा। रिया भी थैंक्स कहकर घर चली गई। उसके भी मन में ऋषभ को लेकर एक नकारात्मक सोच जो बन गई थी वो कम होने लगी थी। रिया अपने घर आकर सो गई। शाम को माँ और प्रिया के साथ अच्छा समय बीता। वो प्रिया को पढ़ने में भी मदद कर देती थी। प्रिया अभी 12वीं में थी। तभी माँ भी कमरे में आके दोनों के साथ बैठ गई। उसने रिया को बताया कि वो जब पिछले सप्ताह उसके दादाजी के घर गई थी तो दादाजी के पड़ोस में रहने वाले उनके मित्र ने रिया के लिए एक रिश्ता बताया है और वो चाहती है कि रिया एक बार उस लड़के से मिल ले। लड़का जिसका नाम सागर है, एक कॉलेज में प्रोफेसर है। कुछ समय पूर्व उसके माता पिता का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था। वो अपने परिवार में अब अकेला ही है। वो रिया की माँ से मिल चुका था और माँ को भी वो पसंद आया था। अब वे चाहती है कि रिया भी एक बार उससे मिल ले। रिया के मन में एक बार आकाश का ख्याल आया। उसने सोचा था कुछ समय रुककर वो उसे माँ से मिलवा देगी, पर अब तो आकाश उसे छोड़ के जा चुका था। उसने माँ को सागर से मिलने हाँ कर दी और फिर से प्रिया को पढ़ाने लगी। रिया की माँ फोन पर बात करके आई और रिया को बताया कि कल सागर शाम को मिल लेगा। उसने बाहर मिलने बोला है तो मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया है और वो जगह तुम्हें ही मैसेज कर देगा। रिया ने हाँ कहा और फिर से अपने काम में लग गई। अगले दिन भी उसे ऑफिस से छुट्टी मिली हुई थी, पर घर में रहकर भी उसका मन नहीं लग रहा था। 11 बजे सागर का मैसेज आया। उसने शहर के एक फेमस रेस्टोरेंट में उसे लंच के लिए बुलाया था और कहा था वहीं मिलकर बात भी हो जाएगी। रिया ने ओके लिखकर भेज दिया। अपनी माँ को बताकर वो तैयार होने लगी। रेस्टोरेंट उसके ऑफिस के नजदीक ही था तो उसे पता था पहुंचने में 1.25 घंटा लग ही जाएगी। रिया ठीक समय पर रेस्टोरेंट पहुंच गई। सागर पहले से ही आ चुका था। दोनों ने एक दूसरे को देखकर स्माइल किया और एक दूसरे से औपचारिक बातचीत शुरू की। सागर 30 वर्ष के आसपास का, थोड़ा मोटा सा, क्यूट सा बंदा था, स्वभाव से हंसमुख। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो विज्ञान का प्रोफेसर है। रिया संयमित तरीके से उसकी बातों का जवाब दे रही थी। फिर कुछ देर बाद खाना आ गया और दोनों खाना खाने लगे। उनसे थोड़ी दूर ही टेबल पर ऋषभ भी अपने एक क्लाइंट के साथ लंच के लिए इसी रेस्टोरेंट में आया था। उसने जब से रिया को वहां आकर उस लड़के के साथ बैठे देखा, उसका पूरा ध्यान सिर्फ रिया पर था। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी जरूर करें।